स्वागत है। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर्स के बारे में, सदिश के बारे में कि सदिश क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, क्या इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता होगा, सदिश के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो, बहुत सारी बार पढ़ चुके हो। फिजिक्स के अंदर आप बहुत सारे वेक्टर्स के बारे में पढ़ चुके होंगे आप। लेकिन आज अपन जिस वेक्टर के बारे में बात करें, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स अगर अपन बात करें तो ये जो एक्सरसाइज है अपनी, एक्सरसाइज नंबर मैं 13 की मैं बात कर रहा हूं, ये बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर में पूछी जाती है। इस चैप्टर से बेटा 4 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से 2 1-1 नंबर के प्रश्न होते हैं, एक 2 नंबर का प्रश्न होता है और एक 3 नंबर का प्रश्न होता है। कुल मिलाकर के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये 7 नंबर का चैप्टर है, जिसमें अपन किन किन बातों का अध्ययन करेंगे वो अपन देखते हैं। अपने चैप्टर का नाम है बेटा वेक्टर, सदिश। कि सदिश होता क्या है, सदिश होता क्या है, किस प्रकार से अपन सदिश के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, सदिश होता क्या है। सबसे पहले मैं इसके साधारण परिचय की बात करूं तो साधारण परिचय की मैं बात करता हूं, सदिश क्या होता है। तो देखो, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। मात्र इतनी सी परिभाषा इस चीज के लिए पर्याप्त नहीं होती। मैं कहूं कि वो राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ वो सदिश त्रिभुज नियम का पालन भी करती हो। अर्थात वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है और वे सदिशों के जो नियम हैं उनकी वो पालना करती हैं, तब उन राशियों को सदिश राशियां कहते हैं। जैसे अपन बात करें, यहां परिमाण की मैं वर्ड कर यूज कर रहा हूं, दिशा की मैं बात कर रहा हूं और सदिशों का जो त्रिभुज नियम है उसके बारे में बात कर रहा हूं। चलिए अपन डिस्कस करते हैं अलग अलग टॉपिक के बारे में कि मैं जो वर्ड्स यूज कर रहा हूं, जो वोकैबुलरी यूज कर रहा हूं, ये क्या चीज है, इनके बारे में भी अपने को पढ़ने की जरूरत है। चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं सदिश। देखो बेटा, एक पॉइंट है अपने पास में ए और दूसरा पॉइंट है अपने पास में बी। मैं ए से बी को मिला देता हूं, तो ये ए से बी को मिला दिया, तो ए से बी को मिलाने वाला जो सदिश है, इसके लिए अपन इधर इसमें एरो का साइन यूज करेंगे और इस सदिश को अपन बोलेंगे ए बी सदिश। कौन सा सदिश बोलेंगे इसको? ए बी सदिश। और ए बी सदिश के मुंह पर तीर का चिन्ह, एरो का चिन्ह लगा करके इस सदिश को निरूपित करूंगा। ये अपने पास में है ए बी वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको? ए बी वेक्टर। याद रखिएगा, इस ए बी वेक्टर के अंतर्गत मैं एक पॉइंट लेता हूं ए और दूसरा पॉइंट लेता हूं बी। अकॉर्डिंग टू निरूपण में बात करूं, डायरेक्शन की बात करूं, यहां पॉइंट ए है, यहां पॉइंट बी है। क्लियर है? अब देखो, मैंने जो एरो का साइन लगाया है वो पहले ए है और फिर बी है। आप यहां देखो, ए से बी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो ये जो डायरेक्शन हो गई, ये इसकी जो दिशा हो गई, वो हो जाएगी बेटा ए से लेकर के बी तक। यानी इस सदिश की जो दिशा है वो ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक की है, तो इसकी जो दिशा है वो तो हो जाएगी ए से बी की ओर। दूसरा वर्ड मैं बात करता हूं परिमाण की। ये सदिश कहां से शुरू होता है? ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ए। कहां पर रुकता है? ये बी पर रुकता है। तो जो ए है, ए इस सदिश का कहलाता है प्रारंभिक बिंदु। कौन सा बिंदु कहलाता है? प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट। ए तो हो गया इसका प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट। बी जो है, ये बी इस सदिश का कौन सा बिंदु हो गया? अंतिम बिंदु हो गया, जिसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। ए प्रारंभिक बिंदु और बी अंतिम बिंदु। जहां से सदिश प्रारंभ होता है वह बिंदु सदिश का प्रारंभिक बिंदु कहलाता है, और जहां अंतिम है, लास्ट पॉइंट है, ये इस सदिश का कौन सा पॉइंट कहलाएगा? अंतिम बिंदु कहलाएगा, टर्मिनल पॉइंट कहलाएगा। अब सदिश की दिशा क्या होती है? सदिश की दिशा होती है प्रारंभिक बिंदु से कौन से बिंदु की ओर? अंतिम बिंदु की ओर। सदिश की जो दिशा है वो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है। दूसरी मैं बात कर रहा था परिमाण की, कि परिमाण क्या चीज होती है। परिमाण होता है प्रारंभिक बिंदु है अपना ए, अंतिम बिंदु है अपना बी। ए और बी के बीच की जो दूरी है, ध्यान रखना, ए और बी के बीच की जो दूरी है, अर्थात इस
ए बी रेखाखंड की लंबाई इस सदिश का परिमाण कहलाती है। देखिए, सबसे पहले मैंने परिभाषा आपको बताई थी कि वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ वो सदिशों के ट्रायंगल रूल त्रिभुज नियम की पालना करती हैं, तो उन राशियों को सदिश राशियां कहते हैं। यहां मैं 3 वर्ड यूज किया मैंने, परिमाण, उसकी दिशा और एक त्रिभुज नियम। चलिए डिस्कस करते हैं दिशा के बारे में। दिशा क्या होती है? दिशा जहां से सदिश प्रारंभ होता है और जहां सदिश अंत होता है, प्रारंभिक से अंतिम बिंदु की ओर, ये इस सदिश की दिशा होती है। परिमाण क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होगी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होगी, ये दूरी इस सदिश का परिमाण कहलाती है। तीसरी बात, त्रिभुज नियम की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इस बात पे आता हूं कि सदिश को निरूपित कैसे करते हैं, सदिश का निरूपण कैसे करते हैं। देखो, आपके पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, ये ए और ये बी, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ए से बी की ओर। अब मैं इसको निरूपित कैसे करूंगा? तो मैं इसको निरूपित करूंगा ए बी वेक्टर, कैपिटल लेटर के द्वारा मैं इसको निरूपित कर रहा हूं। अगर मुझे प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों शो करने हैं तो मैं इसको कैपिटल लेटर के द्वारा निरूपित कर रहा हूं। अदरवाइज मैं इसको, इस ए बी वेक्टर को स्मॉल ए वेक्टर भी लिख सकता हूं, स्मॉल बी वेक्टर भी लिख सकता हूं, स्मॉल सी वेक्टर भी लिख सकता हूं, स्मॉल डी वेक्टर भी लिख सकता हूं। कैसे भी अपन इसको निरूपित कर सकते हैं। आप चाहे ए बी वेक्टर लिखो, चाहे स्मॉल ए वेक्टर लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, मैं यहां पर आता हूं आगे परिमाण की। परिमाण होता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। अब आप ए से बी तक की दूरी माप लो, चाहे बी से ए तक की दूरी माप लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परिमाण सदिश का सेम ही आएगा। अब बात करें अपन परिमाण के द्वारा कैसे निरूपित करते हैं। डायरेक्शन प्रारंभिक से अंतिम बिंदु की ओर होगी, परिमाण। ये जो सदिश ए बी वेक्टर है, इस ए बी वेक्टर का जो परिमाण होगा, वो परिमाण किसके द्वारा निरूपित किया जाएगा? इसके द्वारा। इसको बोला जाएगा ए बी वेक्टर, दोनों तरफ मोड का सिंबल लगाते हैं, ए बी वेक्टर का परिमाण। ये क्या बोला जाएगा? ए बी वेक्टर का परिमाण। परिमाण क्या होता है? एक बार दोबारा सोचिएगा। परिमाण होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो यहां अपन बात करते हैं प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। प्रारंभिक बिंदु है ए और अंतिम बिंदु अपना कौन सा है? बी। दोनों के बीच की दूरी, अर्थात ये रेखाखंड ए बी की जो लंबाई होगी, ये इस सदिश का परिमाण होगा। क्या बोला मैंने? जो रेखाखंड ए बी की लंबाई होगी, वो ही इस सदिश का परिमाण होगा। क्योंकि परिमाण क्या होता है? लंबाई होती है। अब आपसे कहा गया 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचो, डेफिनेटली आप खींच दोगे। आपसे कहा -3 सेंटीमीटर, रखिए बेवकूफ बढ़ा रहे हो, -3 का थोड़ी ग्राफ लाइन खींच सकते हैं अपन, नहीं खींच सकते। परिमाण क्या होती है? दूरी होती है। अब दूरी है, कम से कम दूरी क्या होगी? तो या तो दूरी होगी नहीं, दोबारा बोलो, मैंने क्या बोला? या तो दूरी होगी नहीं, और होगी तो प्लस में होगी। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि किसी वेक्टर ए का परिमाण या तो होगा नहीं, और होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अर्थात वेक्टर ए का परिमाण ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। कोई बात नहीं है। अब आप थोड़ा सा रिटर्न वर्क पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सदिश परिभाषा क्या होती है? सदिश वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है, तथा वो सदिशों के त्रिभुज नियम की पालना करती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। यहां बात करें निरूपण, तो एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। ए और बी के बीच में एरो का चिन्ह लगा के सदिश को निरूपित किया जाता है, और इसको लिखने के लिए ए बी वेक्टर के द्वारा लिखा जाता है। यहां ए इस सदिश का प्रारंभिक बिंदु कहलाता है, तथा बी इस सदिश का अंतिम बिंदु कहलाता है। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक सदिश की दिशा होती है, एवं प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी इस सदिश का परिमाण होता है। क्योंकि परिमाण एक दूरी होती है, तो दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए यह कहा जाएगा कि ए का जो परिमाण है ये ग्रेटर देन
इक्वल टू 0, अर्थात परिमाण शून्य या शून्य से बड़ा होगा। इस चीज को आप लिख सकते हो। अब अपन बात करते हैं सदिशों के प्रकार की, कि कौन कौन से सदिश होते हैं, कैसे अपन सदिशों को सॉल्व करते हैं, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अपन डिस्कस करेंगे इस त्रिभुज नियम के बारे में। चलिए अध्ययन करते हैं अपन सदिशों के कुछ प्रकारों की और उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रकारों में। सबसे पहला अपना सबसे पहला सदिश है शून्य सदिश, जीरो वेक्टर। क्या होता है समझिए, नाम से पता चलता है। दोबारा मैं एक बार परिमाण की बात करता हूं। परिमाण क्या होता है? तो आप कहोगे प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। क्लियर है? परिमाण क्या हो सकता है? मिनिमम परिमाण, मैक्सिमम परिमाण। तो दूरी जितनी ज्यादा होगी परिमाण उतना ही ज्यादा होता जाएगा। मैं अगर ये प्रारंभिक बिंदु है, ये इसका अंतिम बिंदु है, परिमाण इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की दूरी होगी। मैं क्या करता जा रहा हूं? याद रखिए, मैं क्या करता जा रहा हूं? मैं प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को पास लाता जा रहा हूं, अर्थात इनके बीच की दूरी कम करता जा रहा हूं, अर्थात सदिश का परिमाण कम करता जा रहा हूं, कम करता जा रहा हूं। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात, अभी भी है परिमाण कुछ ना कुछ। अब लो, मैं तो इसमें प्रारंभिक बिंदु है, न इसमें अंतिम बिंदु है। दूरी मैंने क्या कर दी? 0, अर्थात आप सोचिएगा ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इसका परिमाण होगा ए बी वेक्टर सदिश होगा। इसका परिमाण क्या होगा? जो ए बी की लंबाई होगी। मैं बात करूं यहां परिमाण 0 करने की, ये ए है, मैं ये बी भी यहीं ले आता हूं, अर्थात ए और बी एक ही जगह हो जाते हैं। तो दूरी नहीं बनी, दूरी नहीं बनी तो परिमाण कितना हो गया? 0। तो जिसका परिमाण 0 होता है उस सदिश को क्या कहा जाता है? शून्य सदिश। दोबारा बोलिए, वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो शून्य सदिश कहलाता है। शून्य सदिश क्या किसे कहते हैं बेटा? वह सदिश जिसका परिमाण कितना हो? शून्य हो, क्या कहलाता है? शून्य सदिश कहलाता है। शून्य सदिश को अपन स्मॉल ओ वेक्टर के द्वारा निरूपित करते हैं। किसके द्वारा निरूपित करते हैं? स्मॉल ओ वेक्टर के द्वारा निरूपित करते हैं। ओ वेक्टर, जीरो वेक्टर के द्वारा निरूपित अपन शून्य सदिश को करते हैं। अब रही बात इस शून्य सदिश की दिशा की, किस दिशा किधर होगी? आपको पता है किधर होती है दिशा? दिशा होती है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर। कॉमन सी बात है। तो प्रारंभिक से अंतिम बिंदु की ओर सदिश की दिशा होती है। यहां अपन अध्ययन कर रहे हैं जीरो वेक्टर की, शून्य सदिश की। तो ये प्रारंभिक बिंदु है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, ये प्रारंभिक बिंदु है। अगर मैं अंतिम बिंदु इधर कहीं भी लिखता हूं तो बेटा इससे कुछ ना कुछ इसकी दूरी हो जाएगी। दूरी हो जाएगी तो ये शून्य सदिश नहीं रहेगा। फिर जो शून्य सदिश तभी होता है, यही तो इसका प्रारंभिक बिंदु हो और यही इसका अंतिम बिंदु हो। क्या बोल रहा हूं दोबारा? प्रारंभिक भी यही बिंदु हो और अंतिम बिंदु भी यही हो। अर्थात शून्य सदिश में एक प्रॉपर्टी और हो गई कि प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु समपाती होते हैं। प्रारंभिक व अंतिम बिंदु क्या होते हैं? समपाती। कोइंसिडेंस मतलब यही तो प्रारंभिक बिंदु है और यही अंतिम बिंदु है। जैसे ए वेक्टर, ये एक शून्य सदिश है। कैसे पता चला? यही तो इसका प्रारंभिक बिंदु है, यही इसका अंतिम बिंदु है। पहले लिखा जाएगा वो प्रारंभिक और बाद में लिखा जाएगा वो अंतिम। तो यही तो इसका प्रारंभिक बिंदु हो गया और यही इसका अंतिम बिंदु हो गया। तो ये कहा जाएगा कि इसमें दोनों पॉइंट सेम ही है। तो ये कौन सा सदिश है? शून्य सदिश। मैं लिख सकता हूं बी वेक्टर, मैं लिख सकता हूं सी वेक्टर। ये सब जीरो वेक्टर के एग्जांपल्स हैं। तो बात कर रहे थे अपन दिशा की। जीरो वेक्टर की दिशा क्या होगी? कॉमन सी बात है, दिशा क्या होती है? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर। अब यहां यही तो प्रारंभिक बिंदु है और यही अंतिम बिंदु है। तो दिशा कहां होगी भाई? उधर पता चले तब तो ठीक है, लेकिन ये तो सेम ही हो गए दोनों पॉइंट। क्या होगी दिशा? यही तो प्रारंभिक, यहीं रुक गए, किधर गए? डायरेक्शन क्या होगी?
तो दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, दिशा नहीं होगी। जब दिशा नहीं होगी तो ये सदिश भी नहीं होगा, क्योंकि सदिश है तो दिशा होगी। तो क्या होगी शून्य सदिश की दिशा? शून्य सदिश की दिशा होती है स्वैच्छिक, ऑर्बिटरी डायरेक्शन। जीरो वेक्टर है, ऑर्बिटरी डायरेक्शन, जीरो वेक्टर की जो दिशा है वो स्वैच्छिक होती है, अपने अकॉर्डिंग किधर भी मान सकते हैं आप। तो जीरो वेक्टर के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे कि जीरो वेक्टर क्या होता है। वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य वेक्टर जीरो सदिश कहलाता है। इसे स्मॉल ओ वेक्टर के द्वारा निरूपित करते हैं। इसमें प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु संपातिक होते हैं। इसकी दिशा स्वैच्छिक होती है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ये सब जीरो वेक्टर के एग्जांपल्स हैं। चलिए आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट शून्य सदिश के बारे में। इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर क्या होता है? इकाई सदिश, इसको बोला जाता है एकांक सदिश, इकाई सदिश, या इसको बोला जाता है मात्रक सदिश। देखो क्या होता है, दोबारा देखो, नाम से पता चलता है शून्य सदिश वो सदिश होता है जिसका परिमाण जीरो होता है। तो इकाई सदिश, एकांक सदिश, मात्रक सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण कितना हो? एक हो। वह सदिश जिसका परिमाण एक हो उसे मात्रक सदिश या एकांक सदिश या इकाई सदिश कहते हैं। इस प्रकार के सदिश में जैसे स्मॉल ए वेक्टर है, मैं ऐसे लिख सकता हूं ए वेक्टर एकांक सदिश है, तो मैं इसके ऊपर एक एरो का चिन्ह लगाऊंगा, छोटा सा कैप, ये एक कैप। अब मुझे इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि इसका परिमाण कितना है, ऊपर कैप लगा हुआ है, तो इसका मतलब वो एक मात्रक सदिश है, वो एक इकाई सदिश है, वो एक एकांक सदिश है, वो एक यूनिट वेक्टर है। उसका परिमाण कितना होना है? एक। तो मैं एक कैप लगाता हूं तो इसका परिमाण ऑटोमेटिकली कितना है? एक। जीरो सदिश में तो कुछ नहीं, अपने को वेक्टर जीरो के ऊपर लगाता है। एकांक सदिश में क्या होता है? ऊपर कैप लग गया, तो कैप लगने की सिचुएशन में ये जो वेक्टर है इसे बोला जाएगा एकांक सदिश या इकाई सदिश। क्या बोला जाएगा इसको? एकांक सदिश या इकाई सदिश। चलिए बात करते हैं अपन इससे थोड़ा सा आगे कि ये एकांक सदिश हो गया। अब अपने पास में तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस और एक होता है जेड एक्सिस। तीन एक्स हैं। अब जो तीन निर्देशीय अक्ष हैं, तीनों निर्देशीय अक्षों के अनुदिश अपने पास में तीन मात्रक सदिश होते हैं। क्या बोल रहा हूं? तीन जो निर्देशीय अक्ष होते हैं, उन तीनों निर्देशीय अक्षों के अनुदिश अपने पास तीन मात्रक सदिश होते हैं। एक तो होता है अपना एक्स एक्स, एक होता है अपना वाई एक्स और एक होता है अपना जेड एक्स। जो एक्स एक्स के अनुदिश मात्रक सदिश होता है उसको अपन निरूपित करते हैं आई कैप के द्वारा। जो वाई एक्स के अनुदिश मात्रक सदिश होता है उसको अपन निरूपित करते हैं जे कैप के द्वारा, और जो जेड एक्स के अनुदिश मात्रक सदिश होता है उसको अपन निरूपित करते हैं के कैप के द्वारा। दोबारा बोल रहा हूं, तीन एक्सिस हैं, एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स। तीनों एक्सों के अनुदिश तीन मात्रक सदिश होते हैं। एक्स एक्स के अनुदिश आई कैप, वाई एक्स के अनुदिश जे कैप और जेड एक्स के अनुदिश के कैप। कोई ज्यादा डाउट नहीं है, ये तीनों निर्देशीय अक्षों के सापेक्ष मात्रक सदिश होते हैं। क्योंकि आई कैप, जे कैप और के कैप क्या हैं? ये मात्रक सदिश हैं, इसलिए मात्रक सदिश होने पर इनका परिमाण है वो कितना मिलेगा आपको? एक। अर्थात तो मैं ये कह सकता हूं आई कैप का परिमाण, जे कैप का परिमाण और के कैप का परिमाण, तीनों का परिमाण कितना मिलेगा? एक एक मिलेगा। चलिए दो सदिशों के बारे में अपन ने बात की है, जीरो सदिश और इकाई सदिश। कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब अपन बात करते हैं इससे आगे की। तो एकांक सदिश और जीरो वेक्टर पढ़ने के बाद अब अपन पढ़ेंगे
सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं, किसी सदिश की दिशा में एकांक सदिश कैसे निकालते हैं, उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो सबसे पहले दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश कैसे ज्ञात करेंगे कि आपके पास में है एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट अपने पास में है बी। अपने पास में दो बिंदु हैं। देखो बेटा, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए। मान लीजिए ए के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और z1 और बी के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 और z2। अब देखो एक अपने पास में यहां वर्ड आता है स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्या होता है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश क्या होता है? स्थिति सदिश होता है मूल बिंदु के सापेक्ष, दोबारा बोल रहा हूं, मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति को बताने वाला सदिश स्थिति सदिश होता है। अर्थात अगर आपके पास कोई पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट हैं x, y और z, तो इस कंडीशन में ए का जो स्थिति सदिश है, ए का जो स्थिति सदिश है वो निरूपित होगा ओ ए वेक्टर द्वारा। किसके द्वारा निरूपित करेंगे? ओ ए वेक्टर द्वारा। ओ ए वेक्टर का मान होगा x i कैप, y j कैप और z k कैप। क्या बोला मैंने? x y z पॉइंट के कोऑर्डिनेट है तो ओ ए वेक्टर का मान हो जाएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात, मैं यहां कह रहा हूं दो बिंदु को मिलाने वाला सदिश। एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है मेरे पास में बी। अब देखो ए बी वेक्टर मुझे चाहिए, तो ए बी वेक्टर आएगा बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। क्या आएगा? बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। ये अपने पास में आएगा कौन? ए बी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर के बारे में अपन ने बात कर ली। रही बात बी का स्थिति सदिश, तो बी का स्थिति सदिश क्या होगा रे? ओ बी वेक्टर। जैसे ए का स्थिति सदिश ओ ए वेक्टर, बी का ओ बी वेक्टर, सी का ओ सी वेक्टर और डी का ओ डी वेक्टर। तो बी का स्थिति सदिश हो जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस ए का स्थिति सदिश हो जाएगा ओ ए वेक्टर। याद रखिए ए बी वेक्टर निकालोगे तो अंतिम बिंदु कौन सा है? बी। बी वाले की स्थिति सदिश में से किसका माइनस करोगे? ए वाला। तो अपने पास ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर क्या है? x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। यही आएगा क्योंकि x y z था तो i कैप j कैप k कैप लगाने हैं, तो ओ बी वेक्टर माइनस x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। ये अपने पास में आ जाएगा x2 i कैप। अब ये देखो इधर माइनस वाला कौन होगा? x1 i कैप। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। ये अपने पास में वैल्यू आ जाएगी किसकी? ए बी वेक्टर की। अर्थात ए बी वेक्टर निकाला जब आपने तो बी वाले में से ए वाला घटा दिया। बी है x2 y2 z2, ए है x1 y1 z1, तो x2 माइनस x1 i कैप हो गया, y2 माइनस y1 j कैप हो गया और z2 माइनस z1 k कैप हो गया। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब अपन बात करते हैं इससे आगे। ये तो हो गया यहां तक। मुझे निकालना है इसका परिमाण। क्या निकालना है? परिमाण। तो देखो ए बी वेक्टर का परिमाण अपन कैसे निकालें? ए बी वेक्टर का परिमाण निकालने के लिए आपको दो तीन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा? ए बी वेक्टर का परिमाण निकालना है, तो ए बी वेक्टर का परिमाण निकालने के लिए आपको बताया था मैंने, परिमाण क्या होता है? परिमाण होता है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। पहली बिंदु कौन सी है? ए। अंतिम बिंदु कौन सा है? बी। ए और बी के बीच की दूरी निकालनी आती है आपको, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना दूरी सूत्र के फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। कैसे?
बोलो दूरी कैसे निकलेगी, अंडर रूट, बोलो b हो गया x2 y2 z2 ये हो गए, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही तो निकालते हो कि नहीं निकालते। तो ये देखो मैंने यहां ए बी वेक्टर सदिश फॉर्मेट में ये था, तो यहां आई वाले के साथ जो होता है उसका स्क्वायर, जे वाले के साथ होता है उसका स्क्वायर और के वाले के साथ होता है उसका स्क्वायर। क्लियर है। तो ये अपने पास में आ गया। यहां याद रखिएगा एक सदिश है, जैसे ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो इसका परिमाण क्या आएगा, तो इसका परिमाण आ जाएगा अंडर रूट आई वाले के साथ जो होता है उसका स्क्वायर, तो बोलो कितना है 2, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 4 9 और 16 रूट 29 इकाई। ये अपने पास में ए वेक्टर का परिमाण आ गया। मतलब याद रखिएगा अगर आपके पास कोई सदिश है ए वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, तो उस केस में आपको ए वेक्टर का परिमाण निकालने के लिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर आपको दो बिंदु दे दें तो दोनों को मिलाने वाला सदिश ऐसे निकल जाता है और ये इसका परिमाण निकल जाता है। चलिए मैं बात करूं कुछ एग्जांपल्स की, कुछ क्वेश्चंस की, तो उसमें अपने पास में ये सामने आता है कि मान लीजिए आपको एक पॉइंट दे देता हूं मैं और ये कहता हूं कि ए से बी तक को मिलाने वाले सदिश का परिमाण क्या, जैसे P 2 1 4 तथा Q -1 3 8 है ना, P ये है और Q ये है, तो P से Q की और दिष्ट सदिश ज्ञात करो। P से Q की ओर दिष्ट सदिश अर्थात एक सदिश ज्ञात करना है जो P से Q की ओर जाएगा। तो देखो पॉइंट P दे रखा है, पॉइंट Q दे रखा है, तो देखो बेटा पहले तो मुझे बताओ OP वेक्टर कैसे आएगा। OP आएगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, P का कोऑर्डिनेट देगा 2 1 4, तो P का जो स्थिति सदिश है OP वेक्टर वो आ जाएगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। दूसरा पॉइंट अपने को दे रखा है कौन सा, Q, तो Q का स्थिति सदिश OQ वेक्टर का मान माइनस का 1 i कैप प्लस का 3 j कैप और प्लस का 8 k कैप। मुझे बताओ PQ वेक्टर क्या आएगा, OQ माइनस OP, मतलब PQ पूछा है, P से Q की ओर पूछा है तो PQ हो गया, तो PQ के लिए अंतिम बिंदु में से कौन सा बिंदु घटाओगे आप, प्रारंभिक बिंदु घटाओगे। तो बताओ OQ वेक्टर कितना है, OQ वेक्टर है माइनस i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, माइनस OP वेक्टर ये रहेगा। तो बताओ क्या आएगा, आई वाला बताओ पहले तो -1 -2 i कैप, 3 -1 j कैप और 8 -4 k कैप। यहां से देख लो ना, x2 -x1 i कैप, y2 -y1 j कैप और 8 -4 k कैप, तो ये आ जाएगा -3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 4 k कैप। ये अपने पास में आ गया PQ वेक्टर। क्या आ गया, PQ वेक्टर। P से Q की ओर जो दिश सदिश पूछा था उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। चलिए कोई बात नहीं है, अब अपन आगे बात करेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज की, जिसके लिए अपन नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे आगे के सदिश के बारे में और प्रकार के सदिशों के बारे में और कुछ और प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।